नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज शो में बात करेंगे वेदर डेरिवेटिव्स पे जो पिछले फ्राइडे यहां पर लॉन्च हुए हैं। किस तरह की पार्टनरशिप है यहां पर, किस तरह की वॉल्यूम्स हमने आते हुए देखी हैं और कितना फायदा हो सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। और साथ ही साथ फोकस करेंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में, जहाँ पर ये माना जा रहा है कि क्योंकि जब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इंपोर्ट यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान से थोड़ा सा मुश्किल है, भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। फेस्टिवल्स अब आगे जाकर अगस्त सितंबर में शुरू हो जाएंगे, दिवाली तक की किस तरह की सिचुएशन रहेगी, इस पर होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ NCDEX की तरफ से अजय अरुण यादव जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कमोडिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के MD राजीव पवरेजा हैं एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नाने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर ड्राई फ्रूट से कर लेते हैं क्योंकि और 2 महीने में यहाँ पर डिमांड निकलनी शुरू होगी एंड बाय द टाइम यहाँ पर दिवाली है, मार्केट्स यहाँ पर अच्छी खासी मांग आता हुआ भी देखते हैं। लेकिन चिंता इस बार ये है कि ईरान की तरफ से यहाँ पर इंपोर्ट नहीं है और भारत काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मात्रा में, चाहे वो अंजीर है, पिस्ता है, बादाम भी यहाँ पर काफ़ी हद तक ईरान से आता है। राजीव पवरेजा जी हमारे साथ आज यहाँ पर स्टूडियो में है। राजीव जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद जी। पिछले 3 महीने आपके लिए तो कुछ खास नहीं गए होंगे क्योंकि इम्पोर्ट में दिक्कत है, भावों में बढ़त है, माल नहीं है। पिछले 3 महीने आपने यहाँ पर क्या क्या देखा? एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है? देखिए, वॉर जो है वो किसी के लिए भी नहीं अच्छी होती और नट एंड ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री एक उसका भी पार्ट है जो भुगत रहा है। मार्केट्स में 2-3 प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एक तो इंपोर्ट होने की बैन होने की वजह से सारी ट्रांसशिपमेंट्स वगैरह हमारी बंद हो गई हैं, सारी शिपिंग लाइन बंद हो गई हैं। वी हैव टू पे लॉट ऑफ वॉर सरचार्ज पे करना पड़ रहा है और कई पोर्ट तो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। तो देयर इज़ नो एक्सेस। लेकिन अफगानिस्तान का पाकिस्तान से पहले बैन हो गया था, अब वाया जो ईरान से आता था बिल्कुल बंद। तो अफगानिस्तान का कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं आ पा रहा। ओनली थोड़ा बहुत जो ड्राई फ्रूट है बाया फ्लाइट आ रहा है। तो आप सोचिए ड्राई फ्रूट को बाया फ्लाइट लेके आना कॉस्ट में कितना इफेक्ट पड़ता है। बाकी जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान के पोर्ट भी सारे बंद हैं, बिल्कुल ही क्लोज हो चुके हैं और हमारे को रूट उसका ड्राई फ्रूट का वाया मर्सिन लेना पड़ता है और मर्सिन के लिए नॉर्मली ईरान से इंडिया आने में सिर्फ 3 दिन का ट्रांजिट रूट है और फ्रेट है $300 से $400 के करीब होता था। आज हम उसके ऊपर कम से कम $15,000 से $20,000 तो हम पे कर रहे हैं इन फ्रेट और वॉर सरचार्ज। और टाइम हमारा आने में लग रहा है 45 डेज, बिकॉज वहाँ से ट्रकिंग होती है, ऑल द वे मर्सिन जाता है, मर्सिन से रूट रोक के इंडिया आता है। तो प्रॉब्लम तो है ही है। लास्ट 3 महीने बड़े डिफिकल्ट गए हैं। लोगों के एडवांसेस पड़े हुए थे, लोगों के पैसे गए हुए थे, लोगों के वहाँ पर माल रुके हुए थे और ये पेरिशेबल आइटम है और इसको फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ती है। ज़रा सा प्लस माइनस होने से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ रहता है और रास्ते में जैसे कईयों के माल रास्ते में आ रहे थे वो वापस चले गए या पोर्ट बदल गए, उनका कईयों का तो पोर्ट का मटेरियल का पता ही नहीं था। तो एक डर का माहौल था और अभी भी वही पोजीशन है कि अभी भी माल का पता नहीं है कहीं कहाँ जाएंगे। प्राइजेस हैव गॉन अप अमेरिका से भी, क्योंकि सब चीज़ें फ्रेट पड़ता है तो वहाँ भी बढ़ता है और दूसरे साल इस साल क्रॉप भी थोड़ी छोटी थी। तो कंज्यूमर के पास महंगा माल पहुंचेगा। थोड़ा मार्केट गौना बहुत ऊपर चली गई है, ऑलमोस्ट 20%। ऊपर से डॉलर का इफेक्ट, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट में डॉलर में काम, तो डॉलर का इफेक्ट भी बहुत ऊपर पड़ गया। ओवरऑल नट्स एंड ड्राई फ्रूट इट विल बी अ वेरी वेरी हार्ड टाइम एंड द प्राइजेस विल गो अप, बट वी आर होपिंग कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एज अ नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल के मैक्सिमम टू मैक्सिमम के लोगों को, कंज्यूमर को माल मिल सके। बट प्रॉब्लम्स आर ग्रेविटिंग। 3 महीने की अगर बात की जाए तो कितना प्राइस इंक्रीज आपने यहाँ पर आता हुआ देखा है? जो मेन कमोडिटीज हैं, चाहे वो पिस्ता है, बादाम है, अंजीर है, डेट्स है, इन चारों में किस तरह का परसेंटेज प्राइस इंक्रीज आया है? देखिए, आप बादाम में देखें तो 10% आया है। पिस्ताशियो, क्योंकि पिस्ताशियो का मेनली क्या है, अमेरिका से बादाम तो आ सकता है लेकिन पिस्ताशियो वहाँ पर उनका एक तो क्रॉप छोटी थी और डिस्टेंस बहुत दूर है। मेनली हम ईरान पे डिपेंड करते हैं। ईरान थे तो ईरान उस पर कम से कम 20 से 25% का फर्क आ गया है। जहाँ तक अंजीर का सवाल है, ईरानी अंजीर का, अंजीर के अंदर 10% का ही फर्क आया है। बिकॉज क्या पहले स्टॉक हमारे पास बाई चांस क्या वो वॉर से पहले थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी, उनको थोड़ी बहुत इंटीमेशन मिल गया तो उन्हें फट से बहुत सारा माल भेजा तो इंडिया में स्टॉक था। लेकिन अभी जो दिवाली की डिमांड 15 दिन बाद आएगी तो कितनी तेजी आएगी, दैट इज वन ऑफ द थिंग। बाकी कैश्यू इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, कैश्यू इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके अंदर हमारे को थोड़ी सी मार्केट स्टेबल में हो गई है। बिकॉज रेस्टोरेंट्स फुल फ्लेज वर्क नहीं कर पाते क्योंकि कैश्यू इंडस्ट्री में इंग्रेडिएंट बहुत यूज में आता है। इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है उसके अंदर, तो रेस्टोरेंट्स बंद हैं, कंज्यूमर के खाने पीने की मतलब कंज्यूम बहुत कम हो रहा है और इंग्रेडिएंट में और काजू कतली जैसे बर्फी, इवन द डिमांड फॉर मिठाइयों की भी डिमांड गिरी हुई है। बिकॉज बेसिक चीज़ क्या होती है, आदमी बेसिक चीज़ों पे जाके नट्स, ड्राई फ्रूट और मिठाई उनमें थोड़ा कंजम्पशन में कम कर देता है। इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% पे रन कर रही हैं
क्योंकि गैस प्रॉब्लम और दूसरा क्या, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ती जा रही है, एवरीथिंग इज गोइंग अप बिकॉज फ्यूल प्राइस हाइक होता है, तो इट इज इफेक्टिंग ईच एंड एवरी सेक्टर। आप बोलिए एक सेक्टर, सारे सेक्टर इफेक्ट हो रहे हैं, इवन पैकेजिंग, इवन आप उससे क्यों, पैकेजिंग प्लास्टिक कहाँ से आएगा, वो भी उससे बनेगा, तो एवरीथिंग हैज गॉन अप। सो 10 से 20-25% तो ड्राई फ्रूट के ऊपर गए हैं प्राइसेस, और उसके साथ ऑफ कोर्स काफ़ी सारी और चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि जो दिवाली की बाइंग है वो अब आने वाले 15-20 दिन में शुरू हो जाएगी, लोग अपना स्टॉक बनाना शुरू करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है, इंपोर्ट गिरेगा, डिमांड ग्रोथ गिरेगी, प्राइसेस ऊपर हैं, किस तरह से आप इस दिवाली में जा रहे हैं? एक बैलेंसिंग तो आई जाएगी। देखिए डिमांड तो घटेगी बिकॉज व्हेन द प्राइसेस गो और एक बियॉन्ड ऊपर चले जाते हैं तो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढना लग जाते हैं। आज का एक चीज़ अगर 1000 रुपीज़ की सडनली 1400 रुपीज़ 30-40%, क्योंकि मैंने बोला ना इफेक्ट सिर्फ एक चीज़ का नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट ऊपर नहीं हो रहा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, पैकेजिंग महंगी हो जाएगी, लेबर महंगी हो जाएगी, सारी चीज़ें इफेक्ट होकर पड़ेगा। तो देयर विल बी अ लेस डिमांड, एटलीस्ट हम 10 से 15% 20% डिमांड हम लेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस इंपोर्ट के अंदर भी हम गिरावट कम से कम ना करते हुए 20% की गिरावट समझ के बैठे हैं कि इंपोर्ट में भी गिरावट आएगी, बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड बिकॉज ऑफ द ऑल प्रॉब्लम। और पहुंचेगा कैसे दिवाली तक, ये भी एक रहेगा कि शिपिंग लाइन, मैंने बोला ना जो टाइम हमारे को 20 दिन लगता था या 5 दिन लगता था, उसको 5 गुना ज्यादा लग रहा है। फ्रेट की तो राजीव जी, अगर कल वॉर खत्म हो जाती है उसके बाद भी कितना समय लगेगा? जब वॉर खत्म हो जाती है उसके बाद भी सेटिंग में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। और वॉर तो खत्म, मतलब वॉर खत्म जैसा तो नहीं है, हमको कोई सिचुएशन ऐसी लग नहीं दी। अगर कल खत्म भी हो जाती तो कम से कम 3 महीने हमारे को इफेक्ट रहता है और एक स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए 6 महीने कम से कम लग जाते हैं, बिकॉज एक प्लानिंग होती है। क्योंकि हम जो गुड्स लेते हैं कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 4 महीने लग जाते हैं, प्रोडक्शन तक पहुंचते पहुंचते उसको 4 से 5 महीने शेल्फ तक इंडियन पहुंचते। प्रोडक्शन कैसी देखते हैं आपको लगता है कुछ भी सपोर्ट वहां से आ रहा है? जैसे इंडियन कंजम्पशन में वी आर प्रोडक्शन कैशू ही इंडियन प्रोडक्शन में है, उसके सिवा तो हमारा कोई अपना कोई प्रोडक्शन है नहीं। वी आर ऑलमोस्ट 75% डिपेंडिंग ऑन द इंपोर्ट्स के ऊपर, नट्स एंड ड्राई फ्रूट के अंदर। तो 25% जो हमारा कैशू है, रीजन्स है, वही हमारा है। उसकी प्रोडक्शन तो स्टेबल है, मैंने आपको जैसे पता उसकी स्टेबल है, उसमें कोई ज़्यादा तेज़ी मेरे को नहीं नजर आ रही, बिकॉज एक्सपोर्ट भी बैन रुका हुआ है। हमारा कैशू इंडस्ट्री का एक और इफेक्ट है, मिडिल ईस्ट रुकने से हमारा कैशू इंडस्ट्री को भी इफेक्ट पड़ा है, रीजन्स पे भी फर्क पड़ा है। तो दैट विल बी रिमेनिंग। ओवरऑल आप देखोगे बैलेंसिंग थोड़ी बहुत तो आएगी, कैशू और रीजन थोड़े सस्ते हो जाएंगे, बाकी ड्राई फ्रूट महंगे हो जाएंगे, एक एवरेज आउट तो आएगा ही आएगा। ऑलराइट, डेट्स का क्या हाल है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ईरान से आता है या ज्यादातर ईरान से आता है? ज्यादातर ईरान से आता है। अब उसके अंदर क्या हो गया, कॉस्ट बहुत ऊपर हो गई है, और अभी थोड़ा सा क्या गर्मी, इस मौसम में थोड़ी डिमांड कम होती है, बिकॉज उसकी डिमांड थोड़ी विंटर्स की तरफ होती है और दिवाली के टाइम होती है, रमजान के टाइम होती है। और क्रॉप अभी उनकी ऑलमोस्ट खत्म है, न्यू क्रॉप उनकी 2 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में उनकी पूरी क्रॉप आ जाएगी। तो मार्केट तो उसके अंदर भी स्ट्रांग रहेगी, बिकॉज द फ्रेट फैक्टर बहुत बड़ा है। जितने का मैं बता रहा हूँ, ऐसी चीज फ्रेट के ऊपर आप समझिए, एक आइटम अगर 100 रुपए किलो की है और उसके ऊपर जो फ्रेट लगता था 1 रुपए लगता था, आज फ्रेट 20 रुपए लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली 20% तो फ्रेट का इफेक्ट ही आ जाएगा उसके ऊपर। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पर चिंताओं की, और जो फाइनल कॉन्टेक्स्ट इसका है वो ये है कि डिमांड गिरेगी और प्राइसेस में ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा बढ़त माफ कीजिए आज यहाँ पर आता हुआ देख ही चुके हैं। राजीव जी, बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर साथ में जुड़ने के लिए। ये पूरी ड्राई फ्रूट की पिक्चर है जो कि बहुत खास नजर नहीं आ रही है। इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, वो है मौसम। ये एल निनो का साल है, 90% की बारिश है, डेफिशिएंसी ड्रॉट की तरफ हम यहाँ पर जा रहे हैं, और सिर्फ इंडिया नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर ये कंसर्न्स रह सकती हैं। और इसी बीच में एनसीडीएक्स वेदर डेरिवेटिव्स लेकर आए हैं। हमारे साथ अरुण यादव जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार। 3 दिन है, आज तीसरा दिन है यहाँ पर वेदर डेरिवेटिव्स का कारोबार होने का। किस तरह से आप देखते हैं नंबर्स, किस तरह का पार्टिसिपेशन है? एक्साइटमेंट तो काफी ज्यादा है। नमस्कार मनीषा जी, और जैसा आपने कहा कि एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि मॉनसून टाइम पे हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया है, तो हमने देखा कि शुरू के 2 दिनों में हमने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया से हमें पार्टिसिपेशन मिला है, और उसके साथ-साथ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से भी हमने पार्टिसिपेशन देखा है। तो ऑलमोस्ट 16-17 एफपीओज ऐसी हैं जिन्होंने इसके अंदर डे 1 और डे 2 पे काम किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट को इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इजीली इस चीज को की गणना करते हुए कि बारिश उनको इस साल ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, उसकी गणना करते हुए उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और मुंबई केंद्रित ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमने मुंबई से भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन आता देखा है, और बाकी जगहों से भी लोग, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 29 को जब हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया था, उसी दिन आईएमडी का ये फोरकास्ट जो है वो भी आ रहा था। तो आई मीन दोनों चीजें एकदम कोइंसाइड की, और लोगों ने उसके हिसाब से जो है, अगर आप प्राइसिंग भी अभी देखें तो प्राइसिंग भी अभी जो चल रही है कॉन्ट्रैक्ट की, वो इसी हिसाब से चल रही है कि थोड़ा डेफिसिट वो दिख रहा है। तो उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं वो भी ये देख के काम कर रहे हैं कि किस प्रकार का मौसम इस बार पूरे सीजन में रहने की संभावना है। ओह एब्सोल्युटली। आप अरुण जी, आपको आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट समझने की ज़रूरत है, बिकॉज अंटिल नाउ यहाँ पर कभी किसी ने ट्रेड नहीं किया है, किस तरह से प्राइस डिराइव हो रहा है, आईएमडी के साथ क्या है, अगर वो समझा सकें। जी हाँ, मनीषा जी, तो ये रेनफॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कहूँगा कि पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो कहीं पे लॉन्च हुआ है। इससे पहले वेदर डेरिवेटिव्स के लिए जो है टेम्परेचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, जो आपको यूएस के अंदर ट्रेड करने को मिलते थे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, लेकिन क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, तो इसीलिए हमने जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डिज़ाइन किया वो हमने रेनफॉल बेस किया। कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं सिंपली आपको समझाने का प्रयास करूँ सभी दर्शकों को, तो कॉन्ट्रैक्ट वो ये देखता है कि पूरे मॉनसून सीजन में अपना जो मॉनसून विंडो है वो 121 डेज का है। तो उस पूरे 121 दिन या 122 दिन के अंदर जो है, जो बारिश मुंबई में होती है, वो बारिश होती है लगभग 2207 एमएम के आसपास। और ये जो है हमने मुंबई का एवरेज रेनफॉल लिया है 2 सेंटर्स का, जिसे हम मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन कहते हैं। यानी कि जो आईएमडी का जो डेटा है वो हम कलेक्ट करते हैं। जो मुंबई सिटी है वो डेटा आता है कोलाबा से, और मुंबई सबअर्बन जो है वो सांता क्रूज का डेटा जो है वो हम लेते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं एवरेज करता हूँ और मैं पिछले 30 सालों में देखता हूँ कि एवरेज कितनी बारिश मुंबई में होती है, तो दैट कम्स टू 2207 एमएम। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो काम कर रहा है उसको ये देखना है कि इस साल जो बारिश हो रही है वो उससे ज्यादा होगी या कम होगी। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2207 ही है। तो यदि आप वहां से स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि 10% बारिश मान लीजिए सितंबर तक कम होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है, यानी कि जो एंड ऑफ द मॉनसून कॉन्ट्रैक्ट है, वो 10% नीचे, यानी कि 2207 का 10% अगर आप हटाएंगे तो लगभग 200 पॉइंट हट गया, तो लगभग वो 2000 के आसपास क्लोज होना चाहिए। तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया है। ये 4 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसके अंदर आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि मॉनसून के अंदर भी मंथ वाइज भी वेरिएबिलिटी होती है। तो काफी बार ऐसा होता है कि जून के अंदर बारिश कम हुई लेकिन जुलाई में वो डेफिसिट जो है वो कंपनसेट हो गया, राइट? तो इसीलिए 4 अलग-अलग महीने के कॉन्ट्रैक्ट है। आपको जिस महीने के अंदर आपको वेदर रिस्क लगता है, एज़ अ पार्टिसिपेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिस्क क्या है। अगर आपका रिस्क ये है कि बारिश ज्यादा होने से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके, यदि बारिश ज्यादा होती है नॉर्मल से, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ऊपर जाएगी और आपको वहां से जो भी आपको फिजिकली जो लॉस हुआ है, फिजिकल में आपका जो लॉस हुआ है उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि बारिश कम होने से आपको लॉस होता है, तो आप इसको सेल करके करेंगे, तो और अगर कॉन्ट्रैक्ट जैसे बारिश कम होगी तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी वैल्यू जो है नीचे जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बारिश कम होगी आपका डेली डेविएशन जो है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, वो कम होता जाएगा और आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जितना आपको नुकसान बारिश कम होने की वजह से आपकी जो भी इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री में होगा, उतना कंपनसेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाएगा। तो एक तरीके से आप अपने उस रिस्क को हेज कर पाएंगे। और इसका डेटा जो है वो हमने आईएमडी के साथ टाई अप किया है। तो आईएमडी से हम इसका डेटा लेते हैं और आईएमडी के 2 सेंटर्स अभी हमने आइडेंटिफाई किए। उन दोनों सेंटर्स का डेटा जो है वो डेली हमारे पास आता है और उसके बेसिस पे हम जो है डेली इसका स्पॉट कैलकुलेट करके लोगों को बताते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, तो पिछले 2 दिनों में कोई बारिश मुंबई में नहीं हुई है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट 2207 से स्पॉट शुरू हुआ था, क्योंकि पिछले 2 दिनों में कोई बारिश नहीं हुई है, तो 1 जून का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, यानी कि 1 जून का जो नॉर्मल रेनफॉल है वो 8 एमएम के आसपास है मुंबई का। और जो 2 जून का नॉर्मल रेनफॉल है, यानी 2 जून को पिछले 30 सालों में कितनी बारिश होती है, तो वो एवरेज में 4 एमएम के आसपास होती है। तो लगभग 12 एमएम बारिश का डेफिसिट हो गया अभी तक। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के अगर स्पॉट देखेंगे तो 2207 -12, यानी कि 12 पॉइंट नीचे स्पॉट चला गया है, क्योंकि 2 दिनों में कोई बारिश नहीं हुई है। अब मान लीजिए कल बारिश जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तो जो स्पॉट है वो उतने से बढ़ जाएगा जितनी एक्सेस बारिश हुई है। तो बहुत आसान कॉन्ट्रैक्ट है। आपको केवल ये गणना करनी है कि नॉर्मल से बारिश ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का स्पॉट प्राइस जो है वो चेंज होता जाएगा। और जो मंथ के एंड पे जो स्पॉट होगा उसके ऊपर जो है आपका उस महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। वाह अरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन भी करने के लिए। तो क्लियरली डेली बॉम्बे की कितनी बारिश है और आईएमडी का डेटा कैसे आता है और किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट मूव करता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। आज ऑफ कोर्स इसका तीसरा ही दिन है और 2 ही दिन की बारिश अभी तक यहाँ पर हुई है जो नहीं हुई है, लेकिन मुंबई वासी और जो जैसे आपने कहा पैन इंडिया एक प्रॉक्सी के तौर पर, चाहे वो किसान हैं, एफपीओज हैं, वेदर डेरिवेटिव्स, यहाँ पर सभी को यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें कारोबार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बल्कि तो बात हुई वेदर डेरिवेटिव्स की, जहां पर अरुण यादव ने हमें बहुत आसान तरीके से समझाया कि किस तरह से कारोबार होता है और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन भी की जाती है। हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल के किशोर राणे हैं। किशोर नमस्कार। हम बारिश की बात कर चुके हैं माफ कीजिए, ड्राई फ्रूट्स की भी बात कर चुके हैं। अब बात यहाँ पर गोल्ड सिल्वर की करना चाहेंगे और जिस तरह की बड़ी मुनाफा वसूली ओवरनाइट देखने को मिली, $4500 अनाउंस के नीचे यहाँ पर सोना कारोबार करता हुआ नजर आया है। कहाँ देखते हैं सपोर्ट लेवल्स, क्या करने की राय देंगे?
मनीषा, आई थिंक एक सेफ हेवन का जो फटीग है वो मार्केट में नजर आ रहा है एंड मार्केट में कैपिटल इज रोटेटिंग टू बैक टू इक्विटीज। कई हद तक जो इक्विटी इंडाइसेस है, ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगेन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। सम ऑफ द मार्केट्स लाइक कोरिया, सम ऑफ द मार्केट्स लाइक यूएस एंड इवन द मैक्स 7 जो परफॉर्मेंस है ग्लोबली, आई थिंक वो भी सम ऑफ द कैपिटल रीएलोकेशन का स्ट्रेटेजीज में गया है। सो एक बार के लिए अगर वॉर का एंड या वॉर का अंत अगर देखें तो हालांकि एक स्ट्रॉन्ग सीज फायर नहीं हुआ है, बट स्टिल आई थिंक मार्केट इज डिस्काउंटिंग दैट कि बड़ा सा नेगेटिव एक्टिविटी वहां पे स्टार्ट नहीं होगा। कहीं ना कहीं इट विल कंक्लूड टू ए लॉजिकल एंड। सेकेंड इज दैट कि बिकॉज वो हो जाता है कि दूसरी बात यह है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी स्टिकी एंड हाई, तो उसके वजह से रेट कट्स का जो उम्मीद है वो कम हो गया है, उसके वजह से जो डॉलर मजबूती है, एंड दूसरा जो बॉन्ड यील्ड्स जो हायर है, इसके वजह से जो नेगेटिविटी है गोल्ड में वो भी है। एंड फाइनली जो कैपिटल माइग्रेशन बैक टू सम ऑफ द इक्विटी इंडाइसेस, एक्चुअली वो तीनों चीजें गोल्ड को इस लेवल पे आके खड़ा कर दिया। आई थिंक स्लाइटली मार्जिनली नेगेटिव अभी भी चलना चाहिए। इंट्राडे में आपको जो सपोर्ट्स है लगभग अराउंड 157, 157, 200, 157,000 के आसपास तक आएगा। बट आई थिंक दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में एक मेजॉरिटी अपसाइड ट्रिगर्स फिलहाल के लिए नहीं है। बट एक चीज बोल सकते हैं कि सिल्वर में जो है जो स्पेक्युलेटिव लॉन्ग अनवाइंडिंग जो बोलते हैं वो काफी हद तक मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। एंड अगले 1-2 महीने में वापस जो फंडामेंटल बैकड्रॉप है जो इंडस्ट्रियल डिमांड का, वो किक इन होते हुए नजर आएगा। इमीडिएटली तो नहीं है, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वो जो स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड है वो वापस आ सकता है सिल्वर में, व्हिच इज ड्रिवन बाय एज ए इंडस्ट्रियल मेटल, नॉट एज ए सेफ हेवन। सेफ हेवन, पॉइंट टेकन। सो सोने और चांदी के बीच में आपको लगता है कि चांदी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर निवेश करना चाहिए। किशोर, आपने क्रूड प्राइसेस के बारे में यहाँ पर बात की। मई में हमने 19% की गिरावट आते हुए देखी है कच्चे तेल के प्राइसेस में। जून की शुरुआत ऑन द पॉजिटिव साइड हुई है। कल रात हमने $98 भी देखा था। एज ऑफ नाउ 94-95 के आसपास कारोबार है, तो अपने हाई से क्रूड में फिर से गिरावट है। यहाँ पर क्या रेंज बनता हुआ देखेंगे और क्या वॉच करेंगे? आई थिंक क्रिटिकल यहाँ पे ब्रेंट को वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेंट अगेन $100 के आसपास इसको स्टेबलाइज होते हुए नजर आएगा, बिकॉज सी डाउन साइड में आपको 90 के नीचे ब्रेंट सेटल होते हुए बहुत मुश्किल है। बिकॉज आप जो ग्लोबली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बोथ एमर्जिंग मार्केट्स एज वेल एज द OECD मार्केट्स, बोथ उनका जो रिजर्व्स है, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ड्रॉ डाउन किया हुआ है, वो एक अंडरलाइन फ्लोर बन के रहेगा जो $90 को होल्ड करेगा। सो आप अगर यूएस का ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स देखेंगे तो लगभग मल्टी ईयर लो 375 मिलियन बैरल्स के आसपास आ गया है। सो कहीं ना कहीं अगर ब्रेंट या प्राइस नीचे आ जाता है कि जो मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज विल स्टार्ट टू रीबिल्ड देयर इन्वेंटरीज, वो एक फ्लोर बन के रह जाएगा। अपसाइड में ट्रिगर ये नहीं है, बिकॉज अगर आप वॉर एंड जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन प्रीमियम हटा देंगे तो फंडामेंटली एक ओवर सप्लाइड मार्केट है। तो बिकॉज जो पहले हम $60-70 के आसपास जो ट्रेड कर रहे थे, वहां पे भी डिमांड इज नॉट कंस्ट्रक्टिव इनफ। एंड सेकंड इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इन्फ्लेशन, आपका जो इकोनॉमिक स्लोडाउन एक बैकड्रॉप रहेगा, वो आपको अपसाइड प्रिवेंट करेगा। तो 90 से लेके $100 का जो रेंज है वो बरकरार होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी 1-2 महीने के लिए इसमें ट्रेड करेगा until unless there is any extraordinary geopolitical event। तो फिलहाल के लिए ये दिस विल बी स्लाइटली रेंज बाउंड। $10 का आपका रेंज है, ऊपर में 900, नीचे में 90, दैट इज फॉर ब्रेंट। पॉइंट टेकन। किशोर, एक फाइनल सवाल यहाँ पर मेटल्स में, और मेजर मनी रोटेशन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, क्योंकि मई के महीने में भी सारे के सारे मेटल्स ऑन द हायर साइड थे। 10% की तेजी कॉपर में थी, 5.5% एल्यूमिनियम ऊपर था। और अगर जून की शुरुआत हम यहाँ पर देखें तो कॉपर 2 हफ्ते के हाइज पर है, एल्यूमिनियम 4 साल के नए हाइज पर है। मेटल्स में आपको लगता है कन्विक्शन बेस्ट है लॉन्ग साइड जाने की? बिल्कुल, आई थिंक मेटल्स अभी सब फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली कॉपर है। कॉपर प्रॉब्ली आपको 1380, 1340 के आसपास जो है वो एक रेंज है। बट मुझे ये रेंज तुरंत उसमें ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, इवन अब करंट लेवल्स पे भी, या अगर थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है 40-50 रुपए नीचे आता है, 1300-1320 के आसपास इसमें काफी अच्छा मौका मिल सकता है। सो स्ट्रक्चरली एल्यूमिनियम, कॉपर, ये दोनों काफी अच्छा बुल ट्रेंड पे है।
सो मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म बोथ इस दोनों कमोडिटीज में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। पॉइंट टेकन। तो सिल्वर इज बेटर देन गोल्ड, कच्चे तेल में 9200, और मेटल्स में जहां तक बात है कॉपर एल्यूमिनियम दोनों ही आपकी पोर्टफोलियो में ऑन द बाई साइड होने चाहिए। किशोर बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।